शरणं सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भाग 3 बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से भाग 3 की बात हम करेंगे। और भाग 3 में 2 चैप्टर हैं, 2 अध्याय हैं, और इसका जो मूल आधार होगा इस भाग 3 का वो ये होगा कि छुआछूत की उत्पत्ति के जो पुराने सिद्धांत हैं वो क्या है, जिसमें 2 सिद्धांत निकल कर आते हैं। वो अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 8 में हम क्रमशः बात करेंगे। अध्याय नंबर 7 में बात करने वाले हैं छुआछूत की उत्पत्ति का आधार, नस्ल का अंतर, और अध्याय नंबर 8 में बात करेंगे छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति। इन दोनों चैप्टर्स के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर छुआछूत का आधार क्या है। तो इसी क्रम में आज अध्याय नंबर 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। छुआछूत की उत्पत्ति का आधार, नस्ल का अंतर कैसे है। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें आज का महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश। छुआछूत का स्रोत क्या है। जैसे पहले कहा गया है कि इस विषय में अभी विचार ही नहीं किया गया है। समाज शास्त्र के किसी भी अध्ययनकर्ता का ध्यान अभी तक इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाज शास्त्रियों के अलावा जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है, उन्होंने कमोबेश निंदा के साथ अस्पृश्यता के वर्णन से ही संतोष कर लिया है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि अस्पृश्यता के बारे में, छुआछूत के बारे में अभी समाजशास्त्री, किसी भी समाजशास्त्री ने भारत में नहीं लिखा, और यदि लिखा है तो उसकी निंदा ही की है और उतने से ही संतोष कर लिया है। लेकिन छुआछूत का उत्पत्ति का आधार क्या है। आखिर कैसे इस देश में छुआछूत क्या हमेशा से रही है या कभी छुआछूत नहीं रही होगी, और छुआछूत आई तो कैसे प्रचलन में आई। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी भी समाजशास्त्री ने अध्ययन नहीं किया, किसी ने विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया। बस इतने से ही संतोष कर लिया कि छुआछूत गलत चीज है और निंदा करके उसको छोड़ दिया। तो सामान्य साथियों, हम एक ऐतिहासिक जानकारी आपको बता दें। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन ही शुरू हुआ 1919 में। तो ऐसे में बहुत समाजशास्त्र की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 100 साल पुराना समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में है। ऐसे में इस विषय पर बहुत गंभीरता किसी ने नहीं दिखाई। पहली बार अगर किसी ने दिखाई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस तरह से यहाँ पर छुआछूत के बारे में खुलकर लिखा है। और इस चैप्टर के अंतर्गत यही शीर्षक भी है इस किताब का, जो खंड 14 है, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। आज इसी विषय पर लेकर जब बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं कि जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे केवल एक ऐसा लेखक मिला है जिसने छुआछूत की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। आखिर वो कौन लेखक है जो बाबा साहब को मिल गए, जिन्होंने छुआछूत की व्याख्या की है, छुआछूत की उत्पत्ति की व्याख्या की है। वो लेखक हैं, ये लेखक हैं श्री स्टैनले राइस। स्टैनले राइस, श्री राइस का मत है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अछूत पराजितों के वंशज हैं। ज्यों ज्यों जाति पेशे के साथ जुड़ती गई, वैसे ही वे लोग ढोल बजाने वाले डोम और चमड़े का काम करने वाले चमार या खेत मजदूर आदि जातियों में गिने जाने लगे। आरंभिक समय में वे दास बनाकर इन्हीं जातियों में शामिल कर लिए गए थे। ये आर्यों द्वारा विजित प्रजातियां नहीं थी। सामान्य साथियों, अगर आपको इतिहास जानना है और अपने समाज का इतिहास जानना है, स्वयं का इतिहास जानना है, बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास निर्माण कर ही नहीं सकती। तो अपना इतिहास बनाने के लिए, इतिहास निर्माण करने के लिए आपको इतिहास जानना तो होगा। इतिहास जानने का सबसे सशक्त माध्यम आज के डेट में हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, अम्बेडकर संदेश का जो सिलसिला शुरू किया गया है पिछले 2 वर्षों से लगातार अनवरत निर्बाध रूप से, ये इतिहास जानने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसलिए आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ
एक प्रतिबद्धता भी अपने मन में हमेशा रखिए कि अम्बेडकर संदेश हमें हर दिन सुबह देखना है, हर दिन का अम्बेडकर संदेश हमें बात करना है, सुनना है, विश्लेषण करना है और बताई गई बातों को धारण करना है। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बादशाह लिखते हैं, आरंभिक समय में वे दास बनाकर इन्हीं जातियों में शामिल कर दिए गए थे। ये आर्यों द्वारा विजित प्रजातियां नहीं थी। पैरियान यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था, और क्योंकि वे भिन्न नस्ल के थे इसलिए उन्होंने समान जातीय देवकुल में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसा होने से विवाह संबंध अनिवार्य होता और तब खुला मेलजोल होने से नस्ल दोगली और पतित हो जाती। लेकिन यह निषेध पक्का नहीं हो सकता था। हर चीज के अपवाद होते ही हैं। 4000 वर्षों में समय समय पर एक नस्ल का दूसरी नस्ल से अनिवार्य रक्त संबंध हुआ। उसने आदिवासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग हिंदू धर्म में इस प्रकार का निचला स्थान देकर शामिल कर लिए गए हैं। ये उसी वातावरण में इतने समय से रह रहे हैं। साथ ही हिंदू धर्म अत्यंत सहनशील और कठोर धर्म है। यह किसी अन्य धर्मावलंबी को हिंदू नहीं बनाता। जिस प्रकार कोई मुसलमान बन सकता है उसी प्रकार वह हिंदू नहीं बन सकता। जो धर्म के अंग रहते हैं उन पर अत्यंत कड़े निषेध लागू होते हैं, लेकिन यह उन आदिम निवासियों का स्वागत करने के लिए सदा तैयार रहा है जो इनका विधान मानने के लिए तैयार हुए, चाहे उन्हें एक बहुत ही निम्न स्थान दिया गया हो, दूर दूर रखा गया हो और मंदिरों के द्वार उनके लिए बंद रखे गए हों। इसलिए ऐसा लगेगा कि निर्वंश शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते, जबकि हम इन बातों पर विचार करते हैं जिनका उनके मूल प्रजातीय स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पैरियान लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने पराजितों के साथ किया। समझा जाता है कि उन्होंने उन्हें दास का दर्जा दिया और उन्हें बेकाम सौंपे जिनका स्वयं करना वे हेय समझते थे। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं है। पैरियन लोगों पर लगे प्रतिबंधों का कारण एक बड़ी हद तक निषेध के छद्म गुण भी है। किसी ऐसे आदमी को कुल देव की समानता या अपने कुल देवों में शामिल करना सामाजिक मर्यादा के ही विरुद्ध नहीं, इससे उस परिवार पर उसके अपने देवता विशेष का भी कोप हो सकता है, और यदि कहीं इसे मंदिर की पवित्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया तब तो शायद प्रलय ही हो जाए। हाँ, यद्यपि वे पूजा में भाग नहीं ले सकते, किंतु वे ऐसे तुच्छ काम कर सकते हैं जिनसे पवित्र स्थानों के अपवित्र होने की आशंका ना हो। ईसाई धर्म की भाषा में कहा जाए तो कहना होगा कि यद्यपि शर्त पर गिरजों की घंटी बजा सकता था, वह अपने आप को प्रार्थना सभा में शामिल नहीं समझ सकता था। वह यथार्थ में सभा के बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था। उसका ये धब्बा न पानी से धुल सकता था न किसी प्रायश्चित से ही जो निषेधों के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना और उससे दूर दूर रखने के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का संबंध रखना मानो एक प्रकार से उड़कर छूत लग जाना है। आप उसे अपना खेत जुतवा सकते हैं क्योंकि उसमें आज्ञा देने के अतिरिक्त आपको इसे कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। उसके सिर पर अपवित्रता का ठप्पा लगा है और ये वैसा ही उसके साथ पैदा हुआ है जैसे उसकी नाड़ियों का रक्त। इस प्रकार भारतीय समाज ने उसे अपवित्र और पतित तो माना ही था। वह उन पेशों के कारण जो इसके लिए नियत है और भी अधिक पतित तथा घिनौना हो गया। श्री राइस के इस मत के वास्तव में दो भाग हैं। उनके मत के अनुसार अस्पष्टता दो बातों से उत्पन्न हुई, नस्ल और पेशा। यह स्पष्ट ही है कि इन दोनों बातों पर पृथक पृथक विचार करना होगा। इस अध्याय में हम नस्ल के अंतर को छुआछूत की उत्पत्ति का कारण होने के संबंध में विचार करेंगे। श्री राइस के नस्ल के सिद्धांत में दो पहलू हैं। नंबर 1, अछूत अनार्य हैं, अद्रविड़ हैं, मूलवासी हैं, और नंबर 2, वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। इस मत पर विचार करते समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। श्री राइस के मतानुसार भारत पर दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है। उन्होंने अद्रविड़ मूल निवासियों पर विजय की
जो वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे और उन्हें अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण भारत पर आर्यों का आक्रमण है। आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह ये नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बनाया। आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। किसको? द्रविड़ों को। और द्रविड़ों ने अनार्यों को यानी कि अद्रविड़ लोगों को, मूल निवासियों को अछूत बनाया। आर्यों ने द्रविड़ों पर आक्रमण किया तो आर्यों ने द्रविड़ों को क्या बनाया? शूद्र बनाया। पॉइंट वाइज आपको समझना है, लेकिन बाबा साहब का विश्लेषण अलग है। बस 2 लाइन आगे बाबा साहब का विश्लेषण हम आपके समझ रखते हैं। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूल निवासियों को अछूत बनाया। ये कथा इतनी अधिक अपरिपक्व है कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में उलझे अनगिनत प्रश्न उलझे ही रह जाते हैं। उनका और समाधान नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो उलझे प्रश्न है, ये जो मिस्टर राइस ने जो विश्लेषण किया इतिहास का और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा, तो बाबा साहब ने उनके इस कथन को कि किस तरह से द्रविड़ों ने अद्रविड़ मूल निवासियों पर हमला किया और उनको अपने अधीन बनाया, अछूत बनाया, और आर्यों ने द्रविड़ों पर आक्रमण किया, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बाबा साहब ने सिरे से नकार दिया और कहा ये कॉन्सेप्ट अपरिपक्व है। अपरिपक्व है और कुछ ऐसे उलझे प्रश्न है जिनका उत्तर यहां से नहीं दिया जा सकता। तो आखिर वो उलझे प्रश्न क्या है? उलझे प्रश्न क्या है और उनका समाधान क्या है? ये दोनों ही बातें देखने को मिलेंगी अगले अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश हम यहीं रोकेंगे, लेकिन आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि श्री राइस के अनुसार भारत पर 2 आक्रमण हुए हैं। भारत पर 2 आक्रमण हुए हैं। तो वो 2 आक्रमण कौन से हैं आपको बताना है आज के अंबेडकर संदेश के प्रश्न के उत्तर में। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। जो साथी लगातार अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से साधुवाद। कई साथी लगातार अनवरत निर्बाध रूप से अपना कमेंट देकर हमारा मनोबल और हौसला अफजाई करते हैं। हम आपके प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी के साथ कि इस जुनून और जज्बे को आप भी बनाए रखिएगा। हमेशा हमेशा अंबेडकर संदेश के साथ जुड़े रहिए। आवाज का ऑफिशियल के साथ मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।